नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी हाल ही में संधि खत्म करी है और आप भरपूर प्यार दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा प्यार कम हो जाता है कई बार। तो बस इस बात का आप ध्यान रखें, थोड़ा सा चीज़ों को आप क्या करें, स्प्रेड करते रहें, बराबर बराबर उन चीज़ों को आगे प्रमोट करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़, आपके अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमेशा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बट अभी तो बहुत ज़्यादा है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देंगे तो उससे बस ये होगा कि हमारी चीज़ें और हमारी स्पीड और ज़्यादा निखर के सामने आएगी। कंटेंट वाइज अगर देखा जाए तो सभी जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी एजुकेटर हैं, सारे के सारे अपने अपने विषयों में, अपनी अपनी भाषा में एक अलग ही दर्जे का आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उन चीज़ों के चलते बस आपसे आग्रह है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहें। चलिएगा, मैं हिंदी के एक नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने संधि खत्म करी, इनके सेशन भी बनेंगे अब बहुत जल्दी करके, और लाइव का प्रोग्राम सेट हो रहा है तो लाइव भी आएंगे, वहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाया करेंगे। तो उन क्वेश्चंस में आप जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। लेकिन तब तक के लिए हम टॉपिक यूं ही करते रहेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस में लेके आऊँगा, पहले अभी वर्णमाला सेट हो रही है, वर्णमाला के क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, उसके बाद फिर संधि के सेट होंगे और धीरे धीरे फिर ऐसे क्वेश्चन और टॉपिक के क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिएगा, पढ़ते हैं आज एक नया टॉपिक और जिसका नाम है विराम चिन्ह। ये वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एक प्रश्न हर एग्जाम में आता ही आता है। जहां जहां हिंदी पूछी जाती है वहां वहां यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। बात समझ आ रही है? जहां जहां हिंदी पूछी जाती है वहां वहां एक क्वेश्चन बनता ही है। जिन लोगों ने एग्जाम दे रखे हैं पहले, उनको इस बात की भरपूर जानकारी है कि हाँ जी, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। या तो आपको एक कोई चिन्ह दे देगा, सपोज दैट ये चिन्ह दे दिया, कह दिया इसका नाम क्या है, या फिर इसका नाम दे देगा और चार आपको चिन्ह दे देगा और आपसे कहेगा चिन्ह को पहचानो। ये विकल्प दे देगा और इसमें से किसी का एक का नाम लिख देगा, कह देगा प्रश्नवाचक चिन्ह, कह देगा आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसका आंसर करेंगे ये। तो ऐसे पलट के क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार चिन्ह दे देगा, उसका नाम पूछ लेगा, कई बार नाम दे देगा, विकल्प दे देगा और चिन्ह की पहचान करवा लेगा। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं जनरली एग्जाम्स में या अधिकांश एग्जाम में यहां से प्रश्न आता ही आता है विराम चिन्हों से। तो इन विराम चिन्हों को आप बड़े ध्यान से पढ़ें और इन्हें जैसे जैसे मैं आपसे कहूं वैसे ही आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट 1001% मिलेगा। ठीक है, हालांकि 1000 को 1% कोई होता नहीं, लेकिन 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 100 में पूरा होता है सब कुछ। परसेंटेज या कोई भी चीज परसेंट अपने आप में 100 होती है, ये बात आपको मनिंदर सर बड़े अच्छे तरीके से बता चुके हैं मैथमेटिक्स में। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं चीजों को आपके साथ शेयर करूंगा, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करके उन्हें आपको क्या करना, आत्मसात करके उन चीजों को अप्लाई करना है और वहां से आपको रिजल्ट मतलब मिलना ही मिलना है 100%। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं विराम चिन्हों की। पहले इसका बारे में हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। विराम का बेसिक मतलब क्या होता है और चिन्ह का बेसिक मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, जो विराम होता है ना, विराम जो होता है कि यानी भाषा की शुद्धता को बढ़ाने के लिए, भाषा की शुद्धता को बढ़ाने के लिए, भाषा के स्पष्टीकरण को बढ़ाने के लिए
या भाषा के स्पष्ट वाचन के लिए, या भाषा के स्पष्ट पठन के लिए, या भाषा के स्पष्ट जानकारी के लिए हमको विराम चिन्हों का प्रयोग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि भाषा का एक नया श्रृंगार, भाषा का एक नया रूप, भाषा की एक नई बनावट उभर कर सामने आती है। किन से? इन विराम चिन्हों से। भाई चिन्ह का मतलब पहचान या सूचना, और विराम का मतलब हो जाता है एक तरह से रुकना। तो यानी हमें चिन्ह सूचना देते हैं कि हमें कहाँ कितना रुकना है या कहाँ पर कितना नहीं रुकना, ज्यादा बोलना है, कम बोलना है, नहीं बोलना है या बोलना है। इन सब की सूचना खासकर जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को, जब हम उसका पठन कर रहे होते हैं तो उस समय पर हमें ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और यही होते हैं जो हमारी भाषा की शुद्धता को निखार के सामने रखते हैं। तो बस ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसकी कभी परिभाषा पूछी जाती है। बाकी परिभाषा पूछे तो परिभाषा इसकी अनेक हो सकती है कि भाषा की शुद्धता को बढ़ाने के लिए हमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या करते हैं, भाषा की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए, भाषा के प्रमाण को बढ़ाने के लिए, भाषा की एक रूपता को निखारने के लिए, भाषा की अनेकता को निखारने के लिए, मतलब सभी आयामों के लिए, क्या भाषा के सर्वांगीण विकास के लिए या भाषा की सर्वांगीण जानकारी के लिए हमें विराम चिन्हों का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बात क्लियर है? तो चलिएगा, इसी मुहिम में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो मैं आपके साथ विराम चिन्हों को डिस्कस करता हूं। चलिएगा, करेंगे आप फोकस। तो मैं क्या करता हूं, एक तरफ विराम चिन्ह लिखूंगा, और एक तरफ लिखूंगा पहचान। या एक काम करिएगा, एक तरफ लिखेंगे आप नाम, एक तरफ लिखेंगे सॉरी आप चिन्ह। और एक तरफ लिखेंगे उन चिन्हों के नाम। कुछ महत्वपूर्ण से चिन्ह हैं और उनके नाम आपको याद करने हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या तो चिन्ह दे देगा या नाम। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। शुरुआत कर दी है हमने चिन्हों की, आप ध्यान से देखते रहें। इसका नाम होता है साहब अल्पविराम, इसका नाम होता है साहब आपका अर्धविराम, इसका नाम होता है साहब पूर्ण विराम, इसका नाम होता है साहब आपका विस्मयादि या विस्मय वाचक चिन्ह, और इसका नाम होता है आपका लाघव चिन्ह। तो ये बड़ी सरल सी चीजें हैं, फिलहाल 5 हैं, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इनका थोड़ा सा हम प्रयोग देख लेते हैं। भाई अल्पविराम के बारे में कहा जाता है कि जब वाक्य में थोड़ा रुकना हो उस वक्त में अपन इस्तेमाल करते हैं किसका? अल्पविराम का। जब वाक्य में आधा रुकना हो उस वक्त अपन इस्तेमाल करते हैं अर्धविराम का, और जब वाक्य में पूरा रुकना हो तो इस्तेमाल करते हैं पूर्ण विराम का। तो यहां से मैंने आप इन तीनों को डिस्कस किया। जैसे अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जब वाक्य में पूरा रुकना हो तो किस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आंसर था पूर्ण
विराम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब वाक्य में थोड़ा रुकना हो तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? अल्प विराम का। जब आधा रुकना हो अर्ध विराम, जब पूरा रुकना हो पूर्ण विराम। बात क्लियर है? उसके बाद बात आती है विस्मय वाचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह की। देखो साहब, जो ये विस्मय है ना, ये विस्मय है। इस विस्मय का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है आश्चर्य। इस विस्मय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। इस विस्मय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका? आश्चर्य। आश्चर्य। तो यानी जब कभी आपको आश्चर्य का भाव लगे, किसका भाव लगे? आश्चर्य, यानी चौंकने जैसी या असामान्य किसी घटना की सूचना आपको मिले, तो उस वक्त में हमारे मुंह से निकल जाता अरे वाह, शाबाश, आह, मजा आ गया। तो इन शब्दों को पढ़ते समय हमको जो फील आता है, जो अंग्रेजी में कहते हैं वाओ, हिंदी में कहते हैं अरे वाह। तो अरे वाह जब आप लिखते हैं, जब आप लिखते हैं अरे वाह, जब आप लिखते हैं अरे वाह, तो अरे वाह के बाद हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, और इस चिन्ह का इस्तेमाल हमें बताता है कि यहां पर किसी बात का आश्चर्य है। बात क्लियर है? तो यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जहां पर आश्चर्य का भाव होगा। अगली बात है लाघव चिन्ह की। अगली बात है लाघव चिन्ह की। किसकी? लाघव। देखो लाघव चिन्ह का क्या प्रयोग होता है तो मैं आपको बता देता हूं भाई। लाघव चिन्ह का क्या प्रयोग होता है तो समझ लीजिएगा भाई। लाघव चिन्ह का क्या प्रयोग होता है तो समझ लीजिएगा। जब हमें किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप तैयार करना हो तो उस वक्त में हम प्रयोग करते हैं लाघव चिन्ह का। जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, यहां पर लिखा है उत्तर प्रदेश। मैं इस बात को ऐसे ना लिखना चाहूं और इसको ऐसे लिख दूं, तो ये जो इसका संक्षिप्त रूप या इसका जो छोटा रूप तैयार हुआ है, इसी को, इस चिन्ह को अपन कहते हैं लाघव चिन्ह। जैसे अपन लिख देते हैं डॉक्टर, जैसे हम लिख देते हैं मास्टर, जैसे हम लिख देते हैं मुख्यमंत्री या मुख्य, और जैसे और अन्य एग्जाम्पल है, जैसे हम कहीं और किसी चीज की, जैसे एमपी को लिख दो मध्य प्रदेश। तो जब हमें किसी शब्द का संयुक्त रूप तैयार करना होता है तो अपन इस्तेमाल किसका करते हैं? लाघव चिन्ह का। तो मैं समझता हूं यहां तक चीजें क्लियर हुई। जब वाक्य में थोड़ा रुकना हो अल्प विराम, आधा रुकना हो अर्ध विराम, पूरा रुकना पूर्ण विराम, और विस्मयादि, विस्मय आश्चर्य का भाव विस्मयादि, और लाघव मतलब जब संक्षिप्त रूप तैयार करना। चलिए आगे चलते हैं। अगले कुछ है, जैसे
इसका नाम है आपका प्रश्न, प्रश्नबोधक या सूचक या प्रश्नवाचक। चिन्ह, इसको हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इसको कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसको कहते हैं योजक चिन्ह। और इसको कहते हैं आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। तो समझ लीजिएगा इस बात को भी, भाई प्रश्न की जानकारी देता है, इस बात को क्या ही समझाऊं आपको कि भाई प्रश्न की जानकारी देने वाले शब्द या प्रश्न की जानकारी के लिए जिन्हें जिस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, क्या ही समझाऊं इसके बारे में, बताओ। क्योंकि प्रश्न के लिए जनरली हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या, कब, कहां, कौन, किसे, क्यों, कैसे, अमूमन ये शब्द हैं, अन्य भी हो सकते हैं, पर रोजमर्रा में या अधिकांश इन्हीं शब्दों का अपन इस्तेमाल करते हैं। क्या, कब, कहां, कौन, किसे, क्यों, कैसे। और उसी में अंत में जब प्रश्न पूरा हो जाता है तो हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो ये तो प्रश्नवाचक हो गया या प्रश्नबोधक हो गया। अब बात आती है उद्धरण और दोहरे उद्धरण की। ये उद्धरण है आपका, इसको कहते हैं 59 या 69। ये ऐसे बनता है कुछ, इसका सही जो बनावट है, और इसी की जो सही बनावट है दोहरे की, ये हो जाएगी। बात क्लियर है? अब इनका प्रयोग क्या है, तो इस बात की जानकारी के लिए आगे आ जाओ। देखो साहब, मैं आपके सामने एक लाइन लिख रहा हूं, और लाइन क्या है, पप्पू चमेली से प्रेम करता है। अब करता है तो भाई करता है, पप्पू चमेली से प्रेम करता है। देखो मैंने एक लाइन लिख दी, बात क्लियर है? अब जब मैंने ये लाइन लिखी साहब, देखो मैंने एक रचना लिखी थी, और उस रचना में मेरा जो फ्रंट पेज था उसमें लगभग 40-50 लाइनें थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा पाठक उन लाइनों को पढ़ने से पहले या उन लाइनों को पढ़ने के अलावा किसी एक मुख्य लाइन पर ज्यादा विशेष ध्यान दे। तो किसी एक लाइन को खास बनाने के लिए, पूरी वाक्य को खास बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं दोहरे उद्धरण चिन्ह का। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस एक वाक्य में भी केवल एक लाइन को या एक शब्द को क्या करे, कोई मेरा पाठक पढ़े, और उसको खास बनाने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? एकल उद्धरण चिन्ह का। किसका? एकल उद्धरण चिन्ह का। अब तो क्या है, टेक्नोलॉजी काफी आ गई, तो अब तो जब लाइंस लिखी जाती हैं तो उनको बोल्ड कर दिया जाता है, फॉन्ट के हिसाब से उनका जो फॉन्ट होता है वो बोल्ड कर देते हैं। लेकिन याद करो, जब दादा प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद साहब लिखते होंगे तो उतनी फैसिलिटीज उस वक्त में नहीं थी, उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस वक्त में भाषा के एक प्रारूप को तैयार करने के लिए वो इन शब्दों का इस्तेमाल या इन चिन्हों का इस्तेमाल इस भाषा में और इस तरीके से करते थे।
नहीं तो गोदान उठाओ या कोई अच्छा सा उपन्यास आप उठा लीजिएगा, बड़े बड़े रचनाकारों के उपन्यास या आपके उपन्यासकारों के उपन्यास उठा लो, उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। और ऐसा नहीं है कि आज इनका जो प्रयोग है वो लुप्त हो गया, ऐसा नहीं, आज भी इनका प्रयोग होता है, परंतु पहले ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम। तो ये इनका प्रयोग था। बात समझ आई? उसके बाद योजक चिन्ह। देखो जी, योजक चिन्ह होता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द। जैसे सपोज दैट योजक चिन्ह का मैं इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं माता पिता। तो माता पिता के बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है, ये योजक चिन्ह होता है, यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह आपका योजक चिन्ह कहलाता है। माता पिता, भाई बहन, राजा प्रजा, यही सब। बात क्लियर? उसके बाद बात आती है निर्देशक की। देखो ये एक लाइन है स्ट्रेट, इसको निर्देशक कहा गया। इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं साहब, हम ना ऐसे कर देते हैं और इसको समझते हैं निर्देशक, कि निर्देश दिया जा रहा है। जैसे शादी ब्याहों में होता है ना साहब, है ना, कि गलियों के उस पर, नुक्कड़ों पर, गलियों में एक वो चौक या कली डाल करके उसके डायरेक्शन दी जाती है कि भाई ऐसे ऐसे लड़की का, लड़के का घर है, पहुंच जाओ, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या, हमने इसको ऐसा बना दिया, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। और नहीं है या है, इस बात की बेहतर जानकारी के लिए और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा कि आप थोड़ा सा जैसे मैं कहूं वैसे सोचें। आप याद करें जब कक्षा 10 और 12 में थे और आपने हिंदी भाषा का पेपर था, जब वहां प्रश्न आपसे पूछा गया था या प्रश्न बना हुआ था, तो क्या प्रश्न ऐसे लिखा था? क्या प्रश्न ऐसे लिखा था? अब याद आ गया होगा सबको। नहीं जी, प्रश्न तो सर ऐसे लिखा था। लिखा था कि नहीं लिखा था? जब प्रश्न ऐसे लिखा था तो यह बात ऑफिशियली प्रूव हो जाती है। हालांकि ये बात पहले ही प्रूव हो चुकी है कि ये गलत है, निर्देशक केवल ये होता है, लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कई पूछने लगे कि फिर ये क्या है, तो उसको प्रूव करने के लिए, सही और गलत की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, प्रश्न की जानकारी ऐसे दी जाती है, इसका मतलब इससे आगे प्रश्न है, इस बात का निर्देश ये दे रहा है, तो इसलिए ये हमारा होता है निर्देशक चिन्ह। क्या होता है? निर्देशक चिन्ह होता है। बताओ बात समझ में आई? पक्का? बहुत बढ़िया। कुछ गिने चुने और रह गए हैं, हालांकि मोस्टली तो हमारे कंप्लीट हो गए, लेकिन फिर भी जो गिने चुने रहे हैं उनके बारे में बात और कर लेते हैं। जैसे आपका एक आता है जैसे आपका एक इसका नाम है आपका कोष्ठक, इसका नाम है आपका अर्धविराम, सॉरी उपविराम, उपविराम। बात क्लियर है? और इसका नाम है आपका रेखांकन, और इसको कहते हैं अपन त्रुटि बोधक। या हंसपद।
हंस पद। बात क्लियर है? एक और आपका लास्ट, और इसको कहते हैं रेखांकन। सॉरी फॉर दैट, ये है आपका विवरण, विवरण चिन्ह, और ये है आपका रेखांकन। बात क्लियर है? देखो कोष्टक को क्या ही बताऊं, इस बात की जानकारी तो आपको अच्छे से है कि कोष्टक कोष्टक होता है भैया। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिख दिया कंठस्थ, और इसका एक साधारण एक और दूसरा मीनिंग लिख दूं, उसको लिखने के लिए मैं कोष्टक का इस्तेमाल करता हूं। जैसे याद करना, कंठस्थ का मतलब याद करना होता है, तो इसका जो दूसरा मीनिंग होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, कोष्टक में बंद कर दूंगा या लिख दूंगा। उपविराम अधिकांश दो शब्दों के मध्य इस्तेमाल होता है, जहां पर हल्का फुल्का रुकते हैं। वैसे बेसिकली इसका रोकना कोई प्रयोग नहीं होता, भाषा में बहुत कम ही प्रयोग होता है। दो शब्दों के बीच में मध्यस्थता स्थापित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विवरण की बात करूं तो जब आप बचपन में लिखते थे निबंध, तो इस तरीके से कर देते थे, जैसे कि करते थे प्रकृति के बारे में जैसे आप लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर देते थे कि इससे आगे जो भी विवरण है वो प्रकृति के बारे में है। यानी असीमित शब्दों में विवरण देना, हम अगर किसी शब्द के बारे में असीमित शब्दों में विवरण देना चाहते हैं तो इस्तेमाल करेंगे विवरण चिन्ह का। बात आती है त्रुटि बोधक की, तो जब कभी कई बार लाइन लिखते लिखते हमसे कोई शब्द छूट जाता है तो हम क्या करते हैं, हंस पद का इस्तेमाल करते हैं, इस त्रुटि बोधक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, इस त्रुटि बोधक का। सपोज दैट यहां से लिखा, यहां लिखा, लेकिन कोई शब्द छूट गया, तो जहां वो शब्द छूटा वहीं पर हम इसको ऐसे करके उसका दूसरा मीनिंग लिख देते हैं। इसको कहते हैं हंस पद, ठीक है, या त्रुटि बोधक जब गलती हो जाती है। और रेखांकन होता है एक तरह से किसी चीज को अंडरलाइन कर देना, किसी चीज को अंडरलाइन कर देना। सपोज दैट मैं कहूं कि मैं चमेली को रेखांकित कर रहा हूं, तो इसका ये रेखांकन हो जाता है। हालांकि रेखांकन को अपन ऐसे भी कर देते हैं, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं और ऐसे भी कर सकता हूं। बात क्लियर है? तो चलेगा दोस्तों, आज हमने विराम चिन्हों को बहुत बेहतर तरीके से देखा, जांचा, परखा और पढ़ा। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आना ही आना होता है, या कह दूं एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसको ध्यान से पढ़ लेना प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू यू। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा प्लीज। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।